वर्ल्ड अर्थराइटिस डे पर ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रिद्धि वर्धन से हमारी संवाददाता अमीषा पटेल की खास बातचीत। अर्थराइटिस क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और आप इससे कैसे बच सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल पर और मैं हूं अमीषा पटेल। आज हम आपको लेके आए हैं वेस्टर्न यूपी के जो बेस्ट ऑर्थोपेडिक्स और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हैं डॉक्टर रिद्धि वर्धन के पास। आज हम उनसे चर्चा करेंगे वर्ल्ड अर्थराइटिस डे को लेकर। तो नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं बहुत आभारी हूँ सिटी हलचल का कि आज विश्व आर्थराइटिस दिवस पर हम ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिससे हम लोगों के बीच जागरूकता पैदा कर सकें आर्थराइटिस के बारे में। तो सर, अब छोटा सा आपका एक इंट्रोडक्शन कि आपने यही फील्ड क्यों चूज़ किया, और भी चीज़ें होती हैं, वाई ये? मुझे ऑर्थोपेडिक्स शुरू से ही पसंद थी और आर्थराइटिस जो एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है, मुझे लगा कि इस दिन ये कार्यक्रम हमें रखना चाहिए जिससे लोगों के बीच हम जागरूकता पैदा कर सकें, बीमारी के बारे में जानकारी दे सकें और जो लोग इलाज नहीं ले पा रहे हैं वो इस जानकारी को पाकर अपने जीवन को बेहतर बना सकें। यही इस दिन का लक्ष्य है विश्व आर्थराइटिस दिवस का, जो हम 12 अक्टूबर को मना रहे हैं। 12 अक्टूबर विश्व अर्थराइटिस डे, यही हमारा आज का थीम है, आज का टॉपिक है और आज का शो है। तो चलिए शुरुआत करेंगे सर पहले क्वेश्चन से। अर्थराइटिस है क्या, मतलब क्या बीमारी? आधे दर्शक पूछना चाहते हैं कि आखिर ये होता क्या है। आर्थराइटिस को हम देशी भाषा में गठिया भी कहते हैं, बाय भी कहते हैं और इसमें मेन जो प्रॉब्लम आती है कि जो हमारा जोड़ है जिसके अंदर कार्टिलेज होता है जो कि जोड़ों के बीच के मूवमेंट को स्मूथ बनाता है, कुछ लोग इसे राला भी कहते हैं। तो ये जब राला खत्म हो जाता है, ये जो कार्टिलेज है ये घिस जाता है और हड्डियों के बीच में घर्षण होने लगता है, उसके कारण से जोड़ों में दर्द पैदा होता है, जोड़ों में सूजन आने लगती है, अकड़न आने लगती है, जोड़ टेढ़े भी होने लगते हैं और इस कारण से जो मनुष्य का जो साधारण जीवन है वो उसे जी नहीं पाता और इस कारण से समस्याएं पैदा होती है। इन सारी समस्याओं का जो मिश्रण है एक साथ, उसे हम आर्थराइटिस कहते हैं। जो डॉक्टर साहब ने समस्याएं बताई, तो कहीं आपको तो नहीं है, कहीं आपको तो अर्थराइटिस नहीं है। तो चलिए सर, आपने बताया कि अर्थराइटिस क्या है, अब इसके टाइप्स क्या है, किस किस तरीके से होता है? आर्थराइटिस बच्चों में भी हो सकता है, उसे हम जुवेनाइल आर्थराइटिस कहते हैं। आर्थराइटिस के कई प्रकार हैं। ऑस्टियो आर्थराइटिस जो बढ़ती उम्र के साथ होती है, जिसमें वजन बढ़ने के कारण से यदि घुटना घिस रहा है या जोड़ घिस रहे हैं तो वो ऑस्टियो आर्थराइटिस कहलाती है। यदि रोमेटॉइड आर्थराइटिस जो कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें हमारे शरीर ही हमारे जोड़ के जो कार्टिलेज है उसे खराब करने लगता है, तो उसे हम रोमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। यदि यूरिक एसिड बढ़ने के कारण से जोड़ हमारे खराब हो रहे हैं तो उसे हम गाउटी आर्थराइटिस कहते हैं, जो कि यूरिक एसिड बढ़ने के कारण होती है। इसके अलावा सोराइसिस नाम की बीमारी होती है, वो भी जोड़ों में आर्थराइटिस पैदा कर सकती है। इसके अलावा और भी कई ऐसी बीमारियां हैं जिनका कि साइड इफेक्ट आर्थराइटिस है, जो कि जोड़ों में ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी भी सारे जोड़ों को इन्वॉल्व करके आर्थराइटिस पैदा करती है। तो कारण किसी ट्रॉमा के कारण से कोई चोट लग गई जोड़ में जिसके कारण से उसका जोड़ का कार्टिलेज खराब हो गया, वो भी पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस पैदा करता है। तो कारण चाहे कई प्रकार के हों, लेकिन सबका निवारण आर्थराइटिस का एक ही दिशा में होता है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अलग अलग रीजंस हैं आर्थराइटिस होने के, लेकिन डॉक्टर साहब जैसे आज मैं यहाँ बैठी थी तो मैंने बहुत सारे पेशेंट्स देखे बाहर। मैं आपको ये जानना चाहती हूँ आपसे और दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि बेसिकली किस एज ग्रुप में ये बीमारी ज़्यादा होती है। यदि हम ऑस्टियो आर्थराइटिस की बात करें तो वो बढ़ती उम्र में 50-55 साल की उम्र से बढ़ना आना शुरू होती है, लेकिन यदि हमारा वजन शुरू से ज़्यादा है तो वो 30 साल में भी आने लगेगी। यदि हमें चोट 30 साल की उम्र में लग गई जिससे हमारा घुटना खराब हो गया, उसके लिगामेंट खराब हो गए, तो 30 साल की उम्र में हमें आर्थराइटिस शुरू हो जाएगी। यदि हमारा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो हम 18 साल की उम्र में भी आर्थराइटिस से जूझ सकते हैं। यदि हमें रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, जुवेनाइल रोमेटॉइड आर्थराइटिस, तो 5 साल के बच्चे को भी आर्थराइटिस हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस पैथोलॉजी की बात कर रहे हैं, पर यदि हम ज्यादातर जो देखने में आता है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जो कि 50-55 साल की उम्र के बाद देखने में आता है और फीमेल्स में यानी औरतों में ज्यादा देखने में आता है और इसका वजन के साथ सीधा सीधा कनेक्शन है। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि हर एज ग्रुप में हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि गठिया की प्रॉब्लम या फिर बाई की प्रॉब्लम आपको सिर्फ जब ही होगी कि आपकी एक एज पे एक सर्टेन लेवल पे आके, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी भी एज में, डॉक्टर साहब ने बताया कि 5 साल के बच्चे में भी ये बीमारी हो सकती है। तो डॉक्टर साहब, इसके प्रमुख लक्षण क्या है कि मतलब कैसे एक आदमी जो नॉर्मल इंसान है वो कैसे डिटेक्ट करे कि उसको ये प्रॉब्लम है, या वो आके आपसे संपर्क करे, जाँच कराए? अमीषा जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। जो कॉमन लक्षण आर्थराइटिस में देखने को मिलते हैं, सबसे पहले तो जोड़ों में अकड़न शुरू होती है। बैठ के खड़े होने में हमें दिक्कत आएगी, नीचे बैठने में प्रॉब्लम आएगी, चलते चलते हमें दर्द महसूस होगा, फिर जैसे जैसे हम चलने लगेंगे हमें ठीक महसूस होता है। ये आर्थराइटिस का पहला लक्षण है, जॉइंट में स्टिफनेस। इसके अलावा दर्द हमें आ सकता है, सूजन, ज़्यादा आर्थराइटिस बढ़ने पे जोड़ों में सूजन आने लगेगी, पानी भरने लगेगा जोड़ों में, और बहुत ज़्यादा एडवांस्ड आर्थराइटिस होने लगेगी तो जोड़ टेढ़े भी हो सकते हैं। तो ये शुरुआती लक्षण से लेके आखिरी लक्षण तक आपको एडवांस आर्थराइटिस में टेढ़ापन भी जोड़ों में देखने को मिलता है।
तो डॉक्टर साहब इसके घरेलू उपाय भी तो कुछ होते होंगे कि मतलब फर्स्ट स्टेज पे हम घरेलू कुछ उपाय कर सकते हैं या फिर सीधे डॉक्टर मतलब आपके पास ही आना है? नहीं, शुरुआती दौर में यदि हमारी उम्र कम है, हम 25-30 साल के हैं, 40 साल के हैं, हमारा वजन ज़्यादा नहीं और हमें जोड़ों में सिर्फ अकड़न सी महसूस हो रही है, तो हमें एक्सरसाइजेज करनी है। आर्थराइटिस का जो मेन इलाज है वो एक्सरसाइजेज ही है। सिर्फ आखिरी स्टेज है आर्थराइटिस की जहाँ ऑपरेशन के बारे में सोचना पड़ता है। अदरवाइज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेज आर्थराइटिस की जो है, ऑस्टियोआर्थराइटिस की, उसमें इलाज केवल कसरत, गर्म पानी की सिकाई, तेल की मालिश, साइकिलिंग करना, पैदल चलना, वजन को कम रखना, एक्सरसाइज से ही हमारा जीवन को हमें बेहतर बनाना है। आज हमारा लक्ष्य यही है कि आज हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बता सकें कि केवल ऑपरेशन ही इसका इलाज नहीं है। आर्थराइटिस का मुख्य इलाज फिजियोथेरेपी यानी एक्सरसाइजेज है और अपने वजन को कम रखना, एक अपना नियमित दिनचर्या रखना, व्यायाम रखना, यही आर्थराइटिस का मेन इलाज है। तो आपने अपने कॉपी पेन रेडी रखे हैं ना, सर ने सब बता दिया है कि मेडिटेशन, एक्सरसाइजेज, साइकिलिंग, वजन कम करने के लिए आप जो भी कर सकते हैं, आप आर्थराइटिस से खुद को बचा सकते हैं। तो चलिए डॉक्टर साहब, ये तो हो गए प्रिकॉशंस की बात। अगर कोई मरीज आपके पास आता है तो फर्स्ट जांच जो आप उसकी करते हो वो क्या होती है? यदि घुटनों के दर्द की बात करूं तो सबसे पहला जो जांच होती है वो होती है स्टैंडिंग एक्सरे, यानी खड़े रहकर घुटनों का एपी और लैटरल एक्सरे हम कराते हैं यदि घुटनों में दर्द है। तो यदि सारे ही जोड़ों में दर्द है, मरीज बता रहा है कि सुबह सुबह मेरे सारे जोड़ों में अकड़न बहुत आती है, मुझे आधे पौन घंटे तक मेरा शरीर नहीं खुल पाता है, फिर मैं जब गर्मी थोड़ी आती है, धूप निकलती है तो मुझे बेहतर महसूस होता है, ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस का लक्षण है। इसके लिए हमें रूमेटॉइड आरए फैक्टर कराना होता है, एंटी सीसीपी कराना होता है, ईएसआर और सीआरपी, ये 4 खून की जांचें करानी होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में केवल एक्सरे के माध्यम से ही हम बीमारी को पकड़ पाते हैं। यूरिक एसिड के लिए हमें खून की जांच करा के ये देखना होता है कि यूरिक एसिड कहीं बढ़ा हुआ तो नहीं है। डॉक्टर साहब, हमने ना कई बार देखा है कि लोगों को दर्द होता है तो वो एकदम से ना डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं कि क्या हो रहा है। वो स्टेरॉइड्स खा लेते हैं कि बहुत लंबे टाइम तक भी खा लेते हैं, कभी तक जो डॉक्टर्स होते हैं, झोला छाप डॉक्टर्स बहुत सारे हैं, वहाँ चले जाते हैं। तो ऐसे में सर उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाती है, तो उसमें लोगों को क्या नहीं करना चाहिए? अमूमन यही देखने में आता है कि यदि छोटा मोटा दर्द रहता है तो हम आसपास जो भी डॉक्टर अवेलेबल होते हैं उनसे हम इलाज ले लेते हैं। जो गोली वो देते हैं, किसी को कोई पुड़िया में मिल जाती है, कोई कोई पाउडर से दे देता है, उसे खा के हमें आराम भी काफ़ी मिल जाता है और हमें लगता है कि नहीं सब कुछ ठीक है। फिर हमें कभी दर्द होता है, हम फिर वही इलाज ले लेते हैं और उस पुड़िया में क्या दवाई है हमें नहीं पता होता। और स्टीरॉयड का इस समय इस्तेमाल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, पर्टिकुलरली जो देहात वाले एरियाज़ हैं जहाँ पे पढ़े लिखे डॉक्टर यदि नहीं हैं और वो यदि स्टीरॉयड दे रहे हैं मरीजों को, जिससे उन्हें आराम तो तुरंत मिलता है, मरीज को लगता है मेरा इलाज बहुत बढ़िया हुआ, मुझे तो एक गोली मैंने खाई और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो उस गोली को रेगुलरली लेते रहते हैं कि मुझे डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़े जीवन में, मैं ये गोली खाता रहूंगा, मुझे जिंदगी भर दिक्कत ही नहीं आनी। वो स्टीरॉयड की गोली पूरे शरीर के ऊपर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव देती है। उससे हमारे को डायबिटीज़ हो जाती है, आंखों में मोतियाबिंद हो जाता है, हमारे शरीर का पूरा सिस्टम डैमेज हो जाता है, किडनियों पे उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है, पेट खराब हो जाता है, हमारे जॉइंट्स के अंदर भी उसके कार्टिलेज को डैमेज करने की क्षमता स्टीरॉयड में होती है। तो स्टीरॉयड एक इमरजेंसी ड्रग है जिसे सिर्फ विषम परिस्थितियों में ही इस्तेमाल करना चाहिए, वो डेली रूटीन की ड्रग नहीं है। तो मेरी आप सभी से यही दरख्वास्त है आज विश्व आर्थराइटिस दिवस पर कि कोई भी छोटी समस्या को छोटा न समझें, उसे पढ़े लिखे डॉक्टर से जाकर पहले समझें और समझने के बाद इलाज शुरू करें। दर्द की गोलियां किसी भी समस्या का संपूर्ण समाधान नहीं है। जांच के बाद अगर किसी की जांच में अगर आ गया, आप डिटेक्ट कर लेते हो कि हाँ इसको प्रॉब्लम है, तो फिर उसके बाद आपका अगला स्टेप क्या है? यदि मरीज ये बताता है कि मुझे चोट लगी है मेरे घुटने में और एक्सरे में ये दिखता है कि कोई फ्रैक्चर नहीं है लेकिन चोट घुटने में आई है और उसको लचीलेपन के लक्षण हैं, तो हम एमआरआई कराते हैं ये देखने के लिए कि कहीं घुटनों के धागे तो नहीं टूटे हुए। यदि कोई 55-60 साल के हैं और गिरे नहीं है लेकिन घुटनों में दर्द शुरू हुआ है, एक्सरे हमने कराया, एक्सरे में यदि आर्थराइटिस आ रही है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस को हम 4 स्टेज में ग्रेड करते हैं, ग्रेड 1, 2, 3 एंड 4। तो ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 3 तक का इलाज केवल फिजियोथेरेपी, दवाइयाँ कुछ समय के लिए और अच्छी एक्सरसाइजेज है जो हम उनको परामर्श देते हैं। और ग्रेड 4 यदि ये पूरा घुटना ही खराब होकर चिपक गया है, जॉइंट लाइन जो है वो पूरी डैमेज हो चुकी है, कार्टिलेज बिल्कुल नहीं बचा है और ऑपरेशन के अलावा कोई रास्ता नहीं है, तो हम वैसा परामर्श मरीज को देते हैं। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि वो हर अकॉर्डिंगली आपको बता सकते हैं, लोकप्रिय ये हॉस्पिटल है, आपकी अच्छे से जांच होगी। सिर्फ बात हो गई जांच की। अब ऐसे में ना एक जो कॉमन मैन होता है वो सोचता है कि कितना खर्चा लगेगा, वो 4 बातें सोचता है कि हम जाएं नहीं जाएं डॉक्टर के यहाँ। तो आप एक अल्टीमेट एक छोटा सा प्राइस बता दीजिए कि हाँ
ऑस्टियोआर्थराइटिस का सबसे बढ़िया इलाज फिजियोथेरेपी है, जो कि निःशुल्क है। यानी मैं आपको एक्सरसाइज समझाऊं, आप उन एक्सरसाइजेस को जीवन भर करें, इसमें क्या पैसा लगेगा? कोई खर्चा नहीं है। इसके अलावा वजन आप अपना कम करें, उसके लिए क्या खर्चा लगना है? आपको अच्छे से व्यायाम करना है, पैदल चलना है, खाने पीने का परहेज रखना है। यदि आप डायबिटिक हैं तो अपनी शुगर को कंट्रोल में रखना है, अपनी दिनचर्या को नियमित करना है। इसका कोई खर्चा नहीं है। दवाइयाँ 15 दिन आपको कुल खानी होती हैं। दर्द की दवाइयाँ तो कम से कम खानी होती हैं कुछ समय के लिए। जॉइंट के अंदर कार्टिलेज बनाने वाली गोलियां जो आप महीने भर से लेकर 2 महीने तक खा सकते हैं, जिसका खर्चा मुश्किल से मुश्किल 2500 रुपये आएगा। उसके बाद यदि आपने रेगुलर अपने लाइफ को नियमित कर लिया प्रॉपरली और आपने एक्सरसाइजेस पे ध्यान दिया, तो आपको जीवन भर किसी खर्चे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डॉक्टर साहब ने बताया कि कम से कम खर्चे पर आप अपना इलाज लोकप्रिय हॉस्पिटल डॉक्टर ऋषिवर्धन के साथ बिल्कुल आराम से करा सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी नहीं होगी और आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे। तो सर हम बात कर लेते हैं। अब आपने कहा कि दवाइयों के बाद एक स्टेज आती है ऑपरेशन की, वो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी वाली। तो सर उसका क्या मतलब है? मतलब वो कैसे होगी? लोग डर जाते हैं, बहुत सारी भ्रांतियां हैं, उसके बारे में आप बताइए। जॉइंट रिप्लेसमेंट एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है, जो 1 घंटे का ऑपरेशन होता है और वो कुछ विशेष परिस्थितियों में ही करना होता है। जब चौथी स्टेज यदि आर्थराइटिस की आ जाती है और जोड़ पूरा ही खराब हो चुका है, जोड़ चिपक चुका है, पूरा जोड़ के अंदर डिफॉर्मिटी आ गई है, टेढ़ापन आ गया है, डेली रूटीन में चलने में प्रॉब्लम आ रही है, रोज दर्द की गोलियों के ऊपर निर्भर होकर जीवन यापन करना पड़ रहा है, ऐसी परिस्थितियों में ही जोड़ प्रत्यारोपण का विकल्प हमारे सामने आता है। और ये बहुत ही सफल विकल्प है। इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां लोगों के बीच फैली हुई हैं, जिन्हें कि दूर करना मुझे अपना कर्तव्य महसूस होता है। और जॉइंट रिप्लेसमेंट में 1 घंटे की सर्जरी में जोड़ के जो 2 हिस्से हैं, जो मैं आपको इस मॉडल के थ्रू भी बताना चाहूँगा, ये ऑपरेशन के बाद का घुटना है और ऑपरेशन से पहले का आपका घुटना। एक नॉर्मल घुटना जो होता है, उसकी गैप जो है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वो घुटने की गैप कम होकर वो टेढ़ा होने लगता है और उसके अंदर डिफॉर्मिटी आने लगती है। तो ऐसे में जोड़ प्रत्यारोपण वाले ऑपरेशन में इस जोड़ के खराब हड्डी और कार्टिलेज को निकाल के ये इम्प्लांट डाला जाता है। ये टिबियल कंपोनेंट है, ये फीमोरल कंपोनेंट है और साथ में बीच में ये पॉली इंसर्ट है। इन तीनों के बल पे एक नया जोड़ क्रिएट होता है। इसे हम जॉइंट रिप्लेसमेंट कहते हैं। ये घुटने का है, तो ये नी रिप्लेसमेंट का मॉडल है। इसमें ये टोटल नी रिप्लेसमेंट के माध्यम से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अब हमारा सारा मूवमेंट इस नए जोड़ पर है, तो हमें दर्द की अनुभूति नहीं होती और हमें दर्द की गोलियां खाने की जरूरत नहीं पड़ती और हम एक नॉर्मल जिंदगी जी पाते हैं। हम मरीजों को नंबर भी देते हैं जिन्होंने ऑपरेशन कराए, ताकि वो उनसे मिलें और अपने मन के भय को दूर करें। अपने जो भी सवाल हैं वो डायरेक्टली मरीज से पूछे जिसने ऑपरेशन कराया, ताकि मन के सारी भ्रांतियां दूर हों और वो ऑपरेशन करा के अपने जीवन को बेहतर बना पाएं। ये लास्ट स्टेज आर्थराइटिस का विकल्प है। इसे हम जोड़ प्रत्यारोपण कहते हैं। घुटने का प्रत्यारोपण, कूल्हे का प्रत्यारोपण, कंधे का प्रत्यारोपण, ये सभी सफल ऑपरेशन, बशर्ते हम सही जगह पर सही डॉक्टर से इलाज कराएं और सही इम्प्लांट अंदर डलवाएं। ये जो हम डाल रहे हैं अंदर, ये इम्प्लांट कहलाता है और ये इम्प्लांट एक अच्छी कंपनी का यदि हम डलवाते हैं तो उसकी आयु भी ज़्यादा होती है, उसकी लाइफ भी ज़्यादा होती है और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी हमारी अच्छी होती है। डॉक्टर साहब ने बात की इम्प्लांट की, तो ये इम्प्लांट टर्म क्या है सर? ये हमारे दर्शकों को आप बताइए और इसकी लाइफ कितनी है ये भी बताइए। एक अच्छी कंपनी का यदि हम इम्प्लांट यूज़ करते हैं तो लगभग लाइफ 20 से 25 साल की होती है घुटने की। कूल्हे के अंदर यदि हमने यंग एज में 30 साल के व्यक्ति को यदि हमने कूल्हा प्रत्यारोपण अच्छी कंपनी का किया है, तो हो सकता है कि वो 40 साल यानी कि इस पूरे जन्म में भी कोई दिक्कत ना दे, बशर्ते जो उसके लिए प्रिकॉशंस लेने हैं वो मरीज बराबर ले, अपने वजन को नियमित रखे, एक्सरसाइज अच्छी करे और जैसे नीचे नहीं बैठना होता है घुटना या कूल्हा प्रत्यारोपण कराने के बाद, हमें जमीन पर नहीं बैठना होता। तो इन चीज़ों को यदि वो ध्यान रखते हैं तो जीवन भर कोई समस्या नहीं आती। तो डॉक्टर साहब अभी आपने बताया जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में, अब हम बात करेंगे कूल्हा प्रत्यारोपण सर्जरी के बारे में कि वो क्या है, वो भी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। कूल्हे के अंदर आर्थराइटिस आना काफ़ी कॉमन है, पर्टिकुलरली यदि अभी कोविड के टाइम में स्टीरॉइड्स काफ़ी सेवन हुआ है लोगों को और स्टीरॉइड्स के कारण से कूल्हे का जो ब्लड सप्लाई है वो कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि जो खून की कोशिकाएं हैं वो सकड़ी हो जाती हैं स्टीरॉइड के कारण, जिससे कूल्हा सूखने लगता है। इसे हम एवैस्कुलर नेक्रोसिस कहते हैं और ये एवैस्कुलर नेक्रोसिस के कारण से आर्थराइटिस होकर पूरा कूल्हा डैमेज हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में संपूर्ण कूल्हा प्रत्यारोपण का ऑपरेशन होता है, जिसके अंदर ऊपर का एसिटाबुलम का एक कप और साथ में फीमोरल स्टेम और हेड, ये 3 कंपोनेंट मिलके कूल्हे को एक नई संरचना देते हैं और इस कूल्हे प्रत्यारोपण के बाद मरीज अगले ही दिन से खड़े होकर चलने लगता है। उसे जीवन भर नीचे जमीन पर बैठने का परहेज रहता है, लेकिन एक आम आदमी की तरह वो अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकता है कूल्हा बदलवाने के बाद। बस उसे अच्छी कंपनी का कूल्हा एक अच्छी जगह पर डलवाना चाहिए, जिससे कि उसको आगे जाके पूरे जीवन इस एक कूल्हे पे ही उसका
व्यापन हो सके। तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया सर, और भी कई चीज़ें हैं जो ऑपरेशन के बाद जिनका विशेष ख्याल रखना चाहिए एक मरीज को, ताकि वो जल्दी से जल्दी और ज़्यादा रिकवर कर सके। ऑपरेशन के बाद जैसे हमने आर्थराइटिस के फर्स्ट 3 स्टेजेस की बात की तो उसमें फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। उसी तरीके से इवन ऑपरेशन के बाद भी एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बिना अच्छी फिजियोथेरेपी के कोई भी ऑपरेशन सफल नहीं हो सकता। आपने घुटना या कूला तो अच्छा डाल दिया, लेकिन यदि आपने उसे चलाया ही नहीं तो वो जोड़ जाम हो जाएगा, और ऐसे जोड़ जाम के साथ फिर आप लंगड़ा के चलेंगे और फिर दुनिया ये कहती है कि भैया ऑपरेशन सफल नहीं है, क्योंकि आपने एक्सरसाइजेज अच्छी नहीं करी। तो यदि आपने एक अच्छा जोड़ डलवाया है आने उसके बाद आप यदि 1 महीना अच्छे व्यायाम करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह से, फिजियोथेरेपिस्ट की गाइडेंस में, जो आपके पास घर पे आके आपको एक्सरसाइज कराते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर होते हैं जो आके एक्सरसाइज के बारे में आपको सारी जानकारी देते हैं, जिससे आप घुटने या कूल्हे के आसपास की मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं, और उसके बाद में 1 महीने के बाद आपकी चाल लगभग नॉर्मल हो जाती है। एक्सरसाइजेज ऐसी सिंपल हैं जो कि आप जीवन भर खुद कर सकते हैं। जैसे आप मंजन रोज खुद करते हैं, नहाते खुद रोज हैं, वैसे ही ये घुटने और कूल्हे की एक्सरसाइजेज आप खुद करके अपने जीवन को बहुत अच्छा कर सकते हैं बिना दवाइयों के। डरने की और घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सर ने बताया कि बिना दवाइयों के भी एक्सरसाइजेस के बलबूते पर आप खुद को ठीक कर सकते हैं और बेटर महसूस कर सकते हैं, दर्द से राहत पा सकते हैं। तो सर ये तो बात हो गई बीमारी की। अब हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि वो आपसे संपर्क कैसे करें। मैं लोकप्रिय हॉस्पिटल में प्रतिदिन 11 बजे से 3 बजे तक उपलब्ध हूँ। गढ़ रोड पर लोकप्रिय हॉस्पिटल शहर का जाना माना हॉस्पिटल है। आप कभी भी आ सकते हैं रविवार को छोड़कर, और जोड़ प्रत्यारोपण से संबंधित आपकी जितनी भी भ्रांतियां हैं उनका मैं आपको पूरी तरीके से आपसे डिस्कस करके, आपसे सारी जानकारी साझा करके, आपके मन के जो भी डाउट्स हैं उन्हें मैं क्लियर करने का पूरा प्रयास करूंगा। इसके अलावा एक्सरसाइजेस के बारे में मैं कर सकता हूं, और आपके जीवन को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। तो जैसा कि सर ने आपको बताया, आपको बिल्कुल भी घबराने की और डरने की जरूरत नहीं है। बेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन वेस्टर्न यूपी के मैंने आपको बताया कि डॉक्टर ऋषि वर्धन हमारे साथ मौजूद हैं। तो आपको कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत हो, आप सीधे आके लोकप्रिय हॉस्पिटल में सर के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए डॉक्टर साहब, हमारी थीम थी आज वर्ल्ड एथराइटिस डे, तो लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है। वर्ल्ड आर्थराइटिस डे पे जो विश्व ने थीम इस समय रखी है यूलार ने, वो है इट्स इन योर हैंड्स टेक एक्शन, यानी ये आपके हाथ में है कि आप अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं। हम आपकी मदद कर सकते हैं, पर आपको कदम खुद पहला बढ़ाना पड़ेगा। बीमारी को समझने का पहला प्रयास आपको करना पड़ेगा। उस बीमारी को समझ के आपके जीवन को आप किन किन पहलुओं पे बेहतर बना सकते हैं उसके ऊपर आप खुद कदम उठाएं और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। हम उसके लिए आपके साथ खड़े हैं। हम यही कहना चाहेंगे विश्व आर्थराइटिस दिवस पर। चलिए डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना इतना हेक्टिक शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला, हमारे दर्शकों के लिए टाइम निकाला। मैं सिटी हलचल का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि वर्ल्ड आर्थराइटिस डे के ऊपर, विश्व आर्थराइटिस दिवस पर ये पहल उन्होंने उठाई कि लोगों तक आर्थराइटिस के बारे में जानकारी मिले और उनका जीवन बेहतर बन सके। यही हमारा ध्येय है सिटी हलचल का भी और मेरा भी, कि लोगों के जीवन पे एक सकारात्मक प्रभाव पड़े इस विश्व आर्थराइटिस दिवस पर। बहुत बहुत धन्यवाद सिटी हलचल। वेस्टर्न यूपी के बेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर ऋषि वर्धन से हमने आपको मिलवाया, आपकी बातचीत भी कराई और उनके जो सुझाव थे, उनकी जो बातें थी, हमने आप तक पहुंचाई हैं। तो इस विश्व आर्थराइटिस डे पर सिटी हलचल भी आपसे अपील करेगा कि खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर्स की सलाह लें और अच्छे डॉक्टर्स की सलाह लें। कोई भी दवाई ऐसे ही उठा के ना खा लें और व्यायाम करें, अपने वजन पर ध्यान दें और खुद पर ध्यान दें और हमेशा हेल्दी रहें।